नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आपकी तैयारी लगातार चल रही होगी और आपकी तैयारी में कुछ भागीदारी करने के लिए मैंने एक वीडियो फिर से बनाया है जो कि उत्तर व्यवहारवाद के ऊपर है। तो उत्तर व्यवहारवाद के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, जो आमतौर पर हमारे मन में उठते हैं और कई बार जो बीए के क्वेश्चंस एमए के पेपर्स होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं। और नेट के यूपीएससी और सेट और इवन अगर आप कहीं इंटरव्यू देने भी जा रहे हैं पीएचडी के या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो वहाँ भी आपसे ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम कई बार इन क्वेश्चंस के आंसर देने में असमर्थ महसूस करते हैं अपने आप को। तो आज हम इन बेसिक क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे और उत्तर व्यवहारवाद को समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद आखिर है क्या। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उत्तर व्यवहारवाद। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो डालते रहते हैं और आज हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म लेके आए हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम जल्द ही लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं उत्तर व्यवहारवाद। तो सबसे पहले हम समझने का ये प्रयास करेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद का उदय आखिर कब हुआ। तो 1960 के दशक में उत्तर व्यवहारवाद आया था। 1969 में न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें अधिवेशन में डेविड स्टर्न अध्यक्षता कर रहे थे और वहीं पर डेविड स्टर्न ने भाषण में इस टर्म को पॉलिटिकल साइंस में जोड़ दिया था, उत्तर व्यवहारवाद को। लेकिन डेविड स्टर्न ने साफ कह दिया था कि उत्तर व्यवहारवाद की प्रतिक्रिया नहीं है और ना ही यह कोई प्रतिक्रांति है, यह केवल एक सुधार है जो व्यवहारवाद में किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि यह कोई रिप्लेसमेंट हो व्यवहारवाद का, नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं है। इसका मतलब यह है कि उत्तर व्यवहारवाद को नकारता नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह व्यवहारवाद की आलोचना करता है फिर उत्तर व्यवहारवाद लाया गया है, तो ऐसा नहीं है। यह व्यवहारवाद को ही आगे बढ़ाता है, एक रिफॉर्म्स किए हैं उसमें बस। और जैसा कि व्यवहारवाद में हम देखा था हमने प्रीवियस वीडियो में कि कहीं ना कहीं मूल्यों को बिल्कुल भी नहीं छुआ था व्यवहारवाद ने और कहीं ना कहीं मूल्यों से एक पृथक्करण का जो पृथकता का रखा था सिद्धांत उन्होंने। तो यहाँ पर उत्तर व्यवहारवाद में मूल्य और तथ्य दोनों को बीच में संतुलन स्थापित करने का एक प्रयास किया गया है। यहाँ पर नैतिकता को देखा गया है और सामाजिक जिम्मेदारियों को देखा गया है। कहीं ना कहीं प्रासंगिकता पर जोर दिया गया है और कार्रवाई पर जोर दिया गया है, जो कि प्रासंगिकता और कार्रवाई उत्तर व्यवहारवाद की दो मुख्य मान्यताएं मानी जाती हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद के उदय कब हुआ इसको हमने समझा और ये भी समझा कि यह एक बौद्धिक आंदोलन है। हुआ क्या दोस्तों, वियतनाम युद्ध हुआ था, आपको पता है, और नागरिक अधिकार आंदोलन 1960 के दशक में अमेरिका में चले ही थे। और ये जो घटनाएं घटित हो रही थी, वियतनाम वार हो रहे थे, नागरिक अधिकार आंदोलन हो रहे थे और भी कई शीत युद्ध की घटनाएं हो रही थी। तो इन घटनाओं के घटित हो रही थी और जो राजनीतिक सिद्धांतकार हैं वो अपनी लाइब्रेरियों में बैठकर और किताबें लिख रहे थे, वह व्यवस्थाओं पर चर्चा कर रहे थे, वह संस्थाएं किस प्रकार से इनपुट दी जाता है, किस प्रकार से प्रोसेसिंग होती है, किस प्रकार से आउटपुट निकलता है, इस पर चर्चाएं कर रहे थे। लेकिन इन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था कि ये घटनाएं आखिर घटित हो क्यों रही हैं, ऐसा क्या कारण है कि ये घटनाएं घटित हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं मूल्यों को और उन जिन मूल्यों की मांग कर रहे थे वहाँ के नागरिक, जैसे कि नागरिक अधिकार आंदोलन अमेरिका में हो रहे थे, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा था। कहीं ना कहीं सिर्फ सिद्धांतों पे बल दिया जा रहा था, तथ्यों को इकट्ठा किया जा रहा था, वैज्ञानिक पद्धति से समझने का उनको प्रयास किया जा रहा था, जो कि उनकी भविष्यवाणी करने में कहीं ना कहीं एक अपर्याप्त साध्य था। तो अब हम उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों को भी लेकर आए और तथ्यों को भी लेकर आए। ऐसा नहीं है कि तथ्यों को हमने नकार दिया, मूल्यों को ले आए तो हमने तथ्यों को नकार दिया और हम परंपरावाद को लेकर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम परंपरावाद को लेकर नहीं आ रहे हैं, हम सिर्फ तथ्य और मूल्यों के बीच में एक समायोजन करने का प्रयास उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत कर रहे हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद जो एक बौद्धिक आंदोलन है उसमें और व्यवहारवाद जो कि इससे पहले आया था उसमें
अंतर क्या हुआ? जैसा कि हमने आपको बता दिया, अंतर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि व्यवहारवाद ने तथ्यों पर बल दिया और उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यों को और तथ्यों के बीच में एक समायोजन करने का प्रयास किया और अपनी जिम्मेदारियों को समझा। और कहीं ना कहीं रिलेवेंस की बात की गई कि अगर कोई सिद्धांत बनाया जाता है और उसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं है तो वो किस काम का सिद्धांत है, बस इसको समझा गया। जब इस बात को समझ लिया गया तो उत्तर व्यवहारवाद आ गया। तो अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण आप कह सकते हो पोस्ट बिहेवियरलिज्म की। आगे चलते हैं और हम जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। तो उत्तर व्यवहारवाद के सिद्धांतकार कौन कौन से हैं? कई बार पूछ लिया जाता है उत्तर व्यवहारवाद के सिद्धांतकार कौन से हैं, तो वही सिद्धांतकार हैं, वही नाम हैं, डेविड ईस्टन है, आर्मंड हैं, डहेल हैं, तो वही सिद्धांतकार हैं उत्तर व्यवहारवाद के, जो कि व्यवहारवाद के भी थे। अगर हम देखें कि कौन कौन सी विधियां इस्तेमाल की जाती हैं उत्तर व्यवहारवाद में, तो गुणात्मक अनुसंधान, केस स्टडी, समाजशास्त्रीय पद्धतियों का उपयोग इसमें किया गया है। इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ साथ मानवीय और नैतिक दृष्टिकोणों को भी महत्व दिया गया है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हमें यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धतियों का तो उपयोग करना ही करना है, साथ में हमने एक मानवीय दृष्टिकोण को भी देखकर चलना है। तो हमें यहाँ पर समाजशास्त्रीय पद्धतियों का भी उपयोग किया है। तो हम अगर यहाँ देखने की एक प्रयास करें तो पहले परंपरावाद आया जिसने सिर्फ मूल्यों पर बल दे दिया। उसके बाद एक व्यवहारवाद आया जिसने तथ्यों पर बल दे दिया, और एक उत्तर व्यवहारवाद आया जिसने मूल्य और तथ्य दोनों पर बल दे दिया। तो कहीं ना कहीं एक अगर हम यहाँ पर लगाने का प्रयास करें तो आपने मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत पढ़ा है, और आपने अगर हीगल को पढ़ा है तो आपने एक पढ़ा होगा वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो हम ये कह सकते हैं कि परंपरावाद कहीं ना कहीं यहाँ पर वाद है और व्यवहारवाद कहीं ना कहीं यहाँ प्रतिवाद है, और उत्तर व्यवहारवाद जो निकल कर आता है वो कहीं ना कहीं संवाद है, जिसमें वाद और प्रतिवाद दोनों के गुण दिखाई दे सकते हैं। तो ये इस तरह से भी हम इसे डिफाइन किया जा सकता है। और जिसने अगर हीगल को और मार्क्स को नहीं पढ़ा है और जिसको वाद, प्रतिवाद और संवाद की थीसिस नहीं पता है, तो इसको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा जब मैं हीगल को और मार्क्स को पढ़ेंगे, तो और ज़्यादा मैं इसको आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। अभी इतना ही समझ लेते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद जो है वह उसका उदय सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या था, इसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद का जो उदय है वह उस समय हुआ था जब वियतनाम युद्ध चल रहा था, नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहे थे, नारीवादी आंदोलन एवं चल रहे थे उस टाइम पर। और इन घटनाओं को सामाजिक वैज्ञानिकों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी उस समय, लेकिन हुआ इसका उल्टा था। व्यवहारवाद चल रहा था और कभी फील्ड वर्क में आए नहीं व्यवहारवादी, आए तो उन्होंने इतना ज़्यादा सरोकार रखा नहीं इन चीज़ों से कि इन चीज़ों की जो घटनाएं घटित हो रही हैं इनके बारे में पता लगाया जाए, इनको समझा जाए कैसे ये घटित हो रही हैं, क्यों घटित हो रही हैं, इतना इन्होंने लगाया नहीं। सिर्फ अनुभव से और उनसे डाटा कलेक्ट किए, अनुभव कलेक्ट किए और इनको लेकर और एक वैज्ञानिक, एक नेचुरल साइंस की तरह चीज़ों को देखा गया था, जो कि अपर्याप्त था वर्तमान सिचुएशन को जानने के लिए। तो कहीं ना कहीं यह उत्तर व्यवहारवाद का एक उदय का महत्वपूर्ण कारण था। तो उत्तर व्यवहारवाद का राजनीति विज्ञान के अध्ययन पर क्या प्रभाव पड़ा? अगर हम ये जानें कि उत्तर व्यवहारवाद का आखिर प्रभाव क्या पड़ा था राजनीति विज्ञान के अध्ययन पर, तो उत्तर व्यवहारवाद का राजनीति विज्ञान में नैतिक और मूल्य आधारित दृष्टिकोण फिर से स्थापित हुआ, और इसने शोधकर्ताओं को सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनाया, जो कहीं ना कहीं व्यवहारवाद में छूता था। अगर इस तरह से एक रिलेवेंस और एक्शन से युक्त एक दृष्टिकोण जो कि उत्तर व्यवहारवाद था, तो अगर यह इतना ही रिलेवेंस था और इतना ही इसने एक्शन पर बल दिया, तो क्या इसकी आलोचना की गई? बिल्कुल, इसकी आलोचना भी की गई थी। कई आलोचकों ने इसकी भी आलोचना कर दी और कहा कि यह अत्यधिक नैतिक और मूल्य पर आधारित है और वैज्ञानिक निष्पक्षता कम हो रही है। तो देखिए, आलोचक तो हर चीज़ के मिल जाएंगे।
आप कोई भी काम कर दो, आपसे डिफरेंट व्यू लेकर कोई ना कोई आ ही जाएगा। तो इस तरह से उत्तर व्यवहारवाद के भी आलोचक थे, तो जिन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना की और उन्होंने माना कि कहीं ना कहीं वैज्ञानिक पद्धति को यह कमज़ोर कर रहा है। अगर पूछा जाए कि उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार राजनीतिक अनुसंधान में मानवीय मूल्यों की क्या भूमिका है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? तो इसका आंसर आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार राजनीतिक अनुसंधान में मानवीय मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि जो शोध हम करते हैं उसमें सामाजिक न्याय, नैतिकता और मानवीय कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए। और जब हम शोध करते हैं तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो शोध कर कर सिद्धांत निर्माण करेंगे वह सिद्धांत इस प्रकार का हो जो मानवीय कल्याण को बढ़ावा दे, जो नैतिकता को बढ़ावा दे, जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे। और यही हमारा अल्टरनेटिव एक साध्य भी है, एक लक्ष्य है जो राजनीति विज्ञान का है, वो यही है कि एक अच्छा जीवन प्राप्त कैसे किया जा सकता है। और अच्छा जीवन तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हमें सामाजिक न्याय प्राप्त हो, नैतिकता प्राप्त हो, मानवीय कल्याण प्राप्त हो। वर्तमान परिस्थितियाँ किस प्रकार की चल रही हैं वह जानना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो कि व्यवहारवाद करता था कि वर्तमान परिस्थितियाँ किस प्रकार की चल रही हैं, लेकिन सिर्फ चल रही हैं उनको जानना काफ़ी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं यह भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद का महत्व क्या है अगर वर्तमान समय में देखें। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद का निसंदेह महत्व है, इसकी ऐसी कुछ नहीं है कि महत्व कम हो गया है, बिल्कुल महत्व है। राजनीतिक अनुसंधान को अधिक समावेशी बनाने के लिए, नैतिक बनाने के लिए उत्तर व्यवहारवाद का बिल्कुल महत्व है। और वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ साथ सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों को भी ये जोड़ देता है। और आज का जो जिस प्रकार का जटिल समाज है, जो जटिल समस्याएं इस जटिल समाज में उत्पन्न हो रही हैं, उनका समाधान निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमें उत्तर व्यवहारवाद को रिलेवेंस उत्तर व्यवहारवाद की बनी हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो थैंक यू पूरा देखने के लिए, और पूरा ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए